हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। सोशल इंस्टीट्यूशंस दोस्तों, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ना इंस्टीट्यूशन, इससे आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पर ये किसी इंस्टीट्यूशन यानी कि एज सच बिल्डिंग की कोई बात हो रही है। ये हमारे सोसाइटी के ऐसे डायमेंशंस, ऐसे एस्पेक्ट, ऐसे टॉपिक्स के बारे में चर्चा का विषय होता है जो हमें हमारे बिहेवियर को, हमारे नॉर्म्स को, हमारी मोरालिटी को, हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने आपको ये वाली बात काफ़ी बार बताई है, एक बारी मैं फिर से बता देता हूँ। एक इंडिविजुअल अगर ये सोचता है या ये सोचती है कि उनकी थिंकिंग, उनकी लाइफ कंप्लीट तरीके से इंडिपेंडेंट है, आपकी घर परिवार में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चलती हो, आपका रुतबा हो, आपका दबदबा हो, सारे लोग आपकी बात मानते हो, आपकी उम्र बड़ी हो, आप घर में सबसे बड़े हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप हर प्रकार से इंडिपेंडेंट हो अपनी थिंकिंग में, अपनी सोच में, अपना हुक्म चलाने में। लेकिन पूरी जिंदगी कोई सा भी जो इंसान होता है वो सोशलाइजेशन एजेंट से घिरा होता है। कितने होते हैं सोशलाइजेशन एजेंट्स रिया? 4 सोशलाइजेशन एजेंट्स होते हैं। कशिश, इनके बारे में जानते हो आप? 4 सोशलाइजेशन एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? आकांक्षा, आपको कोई अंदाजा? एक इंडिविजुअल को कौन से 4 एस्पेक्ट्स पूरी जिंदगी प्रभावित करते हैं, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को शेप करते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो हम यहां पर बात करते हैं पेरेंट्स। और पेरेंट्स के साथ ही एक एसोसिएटेड वर्ड आ जाता है फैमिली। ये एक ही चीज है, पेरेंट्स बोल लो, फैमिली बोल लो। दूसरे, आकांक्षा ने बोला पीयर्स। पीयर्स बोल लो, या नॉर्मल भाषा में इनको दोस्त यार बोल लो, फ्रेंड्स बोल लो। और बताओ? यस, मीडिया। और यस, वो आ जाती है मेरी कैटेगरी टीचर्स की और स्कूल की। मीडिया के अलावा और बताओ? सोसाइटी में तो ये सब कुछ ही है। ये सारे एस्पेक्ट कशिश सोसाइटी की तो है, ये है ना। पेरेंट्स भी मतलब ये जो फैमिली है हमारी, दूर दराज की बड़ी फैमिली भी होती है, कजन्स भी होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं, वो भी समाज का हिस्सा है। टीचर्स और स्कूल भी समाज का हिस्सा है, हमारे दोस्त यार भी समाज का हिस्सा है। हाँ, सोशल मीडिया, मीडिया मतलब ठीक, मतलब एक ही है, मतलब वो चीज़ मीडिया। इंटरनेट मीडिया, चलो ठीक है, हम एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। और बताओ, इंडिविजुअल कौन कौन से टॉपिक से प्रभावित होता है, क्या क्या चीज़ उसको घेरे रहती है? धर्म नहीं कह सकते, रिलीजन। धर्म के बेसिस पर मार काट नहीं देते हैं लोग एक दूसरे को। और पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ है एस्पेक्ट एक इंडिविजुअल जिससे घिरा रहता है पूरी जिंदगी। एग्री करते हो या डिसएग्री करोगे? तो उसके दायरे के अंदर जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं 4 सोशलाइजेशन एजेंट्स, वो होते हैं पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स। और इन सभी टॉपिक को, ये सारे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, सोशल टॉपिक्स होते हैं। इन सभी को, और इनके बाद भी और सारे एग्जाम्पल यहां पर हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं अदर
सिग्निफिकेंट पर्सन्स, अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स कह लो आप इनको, या अदर सिग्निफिकेंट टॉपिक्स कह लो। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट कि इनकी भूमिका आपके जीवन में बहुत ज्यादा होती है। यहां पर जैसे एक एग्जांपल आ जाएगा आपके रोल मॉडल का भी, जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। तो आप इनको ये सारे टॉपिक्स कह लो तब भी ठीक है, या फिर इनके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स या अदर सिग्निफिकेंट टॉपिक्स लाइक रोल मॉडल्स, मीडिया, रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। और ये सब मिलाकर एक इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। कैसे? उसके सेल्फ के एस्पेक्ट को डेवलप करने का, या फिर हम बोल सकते हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने का। तो ये सारे होते हैं दोस्तों सोशल इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन सारे लोगों को समझ में आया कि ये सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? हाँ, रिया ने अपने पहले ही बोल दिया था रोल मॉडल है ना, शाबाश रिया। कोई डाउट? ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं। वैसे तो सोशल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये वाले टॉपिक के अंदर हमें सारी चीज़ें औरतों के साथ, फीमेल्स के साथ, लेडीज़ के साथ एसोसिएट कर पढ़नी है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि औरतों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव डालते हैं। तो वो दो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसको राइटर यहाँ पर कंबाइन कर आपसे बात कर रहे हैं। एक तो आपका घर परिवार, और दूसरा मैरिज भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स या टॉपिक्स के अंदर टॉपिक्स भी आ जाते हैं। तो ये मीडिया, रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, रोल मॉडल्स, ये सब टॉपिक्स ही तो है। और इसके अलावा आप यहाँ पर बात शादी की भी कर सकते हो, ये भी एक टॉपिक है। ये भी एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है या करती, या फिर ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये टॉपिक्स भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैरिज उसके अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं फैमिली की। परिवार जो होता है, घर परिवार जो होता है, वो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशल यूनिट माना जाता है, जहां पर परिवार में जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो आपस में रहते हैं थ्रू अ नेटवर्क ऑफ म्यूचुअल टाइज। उनके बीच में आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। अब देखो, बर्तन हर घर में खटकते हैं, तू मैं कहीं पर भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, माँ बाप का लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, सिबलिंग्स लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, जॉइंट फैमिली हो तो फिर आपकी लड़ाई होगी ताऊ जी के बच्चों से, चाचा के बच्चों से, मासी मामा के बच्चों से, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आपका परिवार आपका परमानेंट कंधा होता है, आपका परमानेंट सपोर्ट होता है। आपको अगर किसी भी बात की तकलीफ होगी, आपके आंसू बहेंगे, आप कहने को किसी को भी कह दो कि यार हमारा दोस्त ऐसा, वो ऐसा, बाहर वो हमारी कदर करते, केयर करते, लेकिन जितना दुख आपके डीएनए को होगा, आपके माता पिता को होगा, उतना बाहर वाले इंसान को शायद से ना हो सके। तो फैमिली एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल यूनिट मानी जाती है, जहाँ पर लोग रहते हैं एक नेटवर्क में ऑफ म्यूचुअल टाइज। उनके बीच में म्यूचुअल बॉन्डिंग होती है। म्यूचुअल बॉन्डिंग के अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, उनके बीच में एक इमोशनल लिंक जो है या इमोशनल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। परिवार में जब कोई इंसान रहता है तो उससे रोल एक्सपेक्टेशन होती है, और कुछ ऑब्लिगेशंस भी, कुछ जिम्मेदारियां भी हर इंसान को पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें किसी भी एक लड़की की, ठीक है, एक लड़की है जो कि एक अनमैरिड डॉटर है, तो उसके कुछ रोल एक्सपेक्टेशंस होते हैं उससे। एज अ सिस्टर, अपनी बहन की वो बहन है, अपने भाई की वो बहन है। एज अ डॉटर तो है ही, फ्रॉम मदर एंड फादर। उससे एक्सपेक्टेशन है उसकी टीचर्स की, और शादी के बाद
अब ये बन जाएगी किसी की घर की बहू। डॉटर इन लॉ। उसके बाद उसके साथ ही ये बन जाएगी किसी की वाइफ। उसके साथ ही आगे चलकर ये बन जाएगी किसी की माँ। घर परिवार में और भी सदस्य अगर होंगे तो ये बन जाएगी किसी की भाभी। तो यहां पर एक इंडिविजुअल, छोटा सा नवजान एक शिशु होता है, और धीरे धीरे होते हुए इंडिविजुअल की जो रोल एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे जैसे उसका जीवन का दायरा आगे बढ़ता रहता है, उसकी रोल एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो भी आगे बढ़ती रहती है। क्योंकि फैमिली का मतलब देखो, वैसे तो प्राइमरी लेवल पर जो फैमिली होती है वो तो वही है जहां पर आप पैदा हुए हो, लेकिन शादी के बाद अब आपकी जो फैमिली होती है उसकी डेफिनेशन एक्सपेंड हो जाती है। क्योंकि अब आपके एक फादर नहीं है, दो फादर है। अब आपकी एक मम्मी नहीं है, अब आपकी दो मम्मी है। अब आपको मतलब आपका जो दायरा होता है उसके अंदर सिर्फ लिमिटेड रिलेशंस नहीं है, अब आपके बहुत सारे रिलेशन है, वो रिलेशंस एक्सपेंड हो चुके हैं। तो यानी कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, जो आपकी रोल एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या रोल निभा रहे हो। आप जब मदर हो, किसी की बीवी हो, किसी की भाभी हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, तो जीवन के अलग अलग पहलुओं से गुजरते हुए आपसे कोई भी जो रोल एक्सपेक्टेशन करता है, आपका जो रोल होता है उससे कोई आपके बारे में कोई अपेक्षा करे तो क्या करे, और हर रोल के साथ आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। और फैमिली एक ऐसी भी चीज होती है, कि ऐसी भी जगह होती है विच इज रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन मतलब परिवार एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां पर परिवार के सदस्य बढ़ेंगे, और प्रोक्रिएशन का मतलब होता है परिवार को आगे बढ़ाना बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना। सिंपल भाषा में जो छोटे बच्चे होते हैं घर परिवार के अंदर, परिवार के होने की वजह से उनको बचपन में केयर मिलती है, नर्सरिंग मिलती है, उनकी शिक्षा का, खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, और कोई भी कैसी भी बात हो जाए बाहर तो घर पर आकर ये बच्चे शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे उनकी नर्सरिंग होती है, उनकी फिजिकल ग्रोथ, साइकोलॉजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ को मैनेज करती है फैमिली। उसके अलावा फैमिली नर्चर्स द यंग पर्सन्स जो कि उस फैमिली का पार्ट होते हैं, और उनको सोशलाइज करने का भी काम करती है। सोशलाइज मतलब परिवार ही एक वो जगह होती है जहां पर हमें बताया जाता है कि बाहर, घर के बाहर कैसे बिहेव करना है, हमारे परिवार की पहचान कैसे होगी। एक इंडिविजुअल को समझाया जाता है बार बार जीवन के अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हुए कि तुम्हें ऐसे बोलना है, ऐसे रहना है, ऐसे बिहेव करना है, ऐसे पूजा करनी है, ऐसे रिस्पेक्ट शो करनी है टुवर्ड्स एल्डर्स। ये सारी बातें एक इंडिविजुअल को घर परिवार से पता लगती हैं। तो फैमिली एक इंडिविजुअल को सोशलाइज करने का भी काम करती है। फैमिली एक ऐसा माध्यम है जिससे ट्रांसमिशन होता है ट्रेडिशंस का, यानी कि एक जनरेशन से होते हुए दूसरी जनरेशन को पता लगता है कि हमारे घर परिवार के कायदे कानून क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, कल्चर क्या है, हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह कैसे मनाते हैं, हमारे व्रत वगैरह कैसे रखे जाते हैं, हमारे यहाँ नमाज कैसे पढ़ी जाती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, वहाँ जाकर क्या कायदे कानून, नियम फॉलो करने पड़ते हैं। और परिवार हमें सोशल वैल्यूज़ भी देता है कि हम अगर समाज में, घर के बाहर, सड़क पर कदम रखेंगे तो हमें कैसे देखा जाए समाज के लोगों के द्वारा। हम अंकल आंटी को नमस्ते कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बड़ों के पैर छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं, मंदिर में जाकर हमारे पूजा पाठ के जो नियम है वो किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं,
ओवरऑल मतलब बेसिकली हमारी छवि क्या है और कैसे बनेगी वो छवि, ये घर परिवार हमें इस चीज के लिए हमेशा गाइड करता रहता है। और ये जब हम सोशलाइज हो जाते हैं या होने लग जाते हैं परिवार की वजह से, ये सब चीजें हमें एनेबल करती हैं कि हम बड़े सारे रोल्स जो हैं सोसाइटी के अंदर उसको भी परफॉर्म कर सकें। और हम अच्छे तरीके से रोल परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें पता कैसे लगेगा? हमारे घर वालों को कैसे पता लगेगा कि उन्होंने हमें जो तालीम दी है, जो शिक्षा दी है, हमारे माता पिता ने हमसे अपेक्षा करी है कि हम उनका विश्वास, उनका ट्रस्ट कभी भी ना तोड़ें, परिवार का नाम रोशन करें, परिवार का नाम कभी मिटने ना दें, हमारे परिवार के ऊपर कोई ब्लेम ना लगा सके। ये चीज़ें पता कैसे लगेंगी हमें? हम जानेंगे कैसे कि हम सही कदमों पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो सोसाइटी बेसिकली आपके एक्शंस को वैलिडेट करने का काम करती है, या फिर सोसाइटी आपको बॉयकॉट करने का काम करती है। समाज के लोग या तो आपको इज्जत देंगे या आपका बहिष्कार करेंगे। लेकिन जो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि आप जानोगे कैसे कि परिवार का मतलब बेसिकली आप नाम रोशन कर रहे हो, या फिर आपके माँ बाप ने आपको जो तालीम दी है, आपके घर पर जिस तरीके का जो वैल्यूज़, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, परंपराएं फॉलो होती हैं, आप उनका पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर आपने अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। मैंने आपको बताया कि इसके लिए जो इंडिकेटर होगा सबसे बड़ा, वो होगी सोसाइटी के अंदर रहने वाले, जो समाज के अंदर जो लोग हैं, उनकी बातें। वो आपको वैलिडेशन देंगे या फिर आपको बॉयकॉट करेंगे। लेकिन इस चीज को आपको दिल लगी मानकर 100% ठीक नहीं मानना है। समाज के लोग बहुत बार, देखो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है, मेजॉरिटी का समाज के अंदर जो भी लोग हैं वो मेजॉरिटी में है। हमेशा हमारे घर परिवार के बाहर जो भी लोग हैं, पूरा का पूरा जो समाज है वो मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी का प्रेशर हमेशा माइनॉरिटी के ओपिनियन को दबाने का काम करता है। अब इसमें सिर्फ एक ही बुरी बात है कि ये जो मेजॉरिटी है ये है सोसाइटी, और यहां पर जो ये माइनॉरिटी का जो ओपिनियन है, ये एक पर्सन का खुद का ओपिनियन या उसकी खुद की सोच। तो हम बहुत बार अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोक देते हैं, रुक जाते हैं, बिकॉज हमें ऐसा बताया जाता है कि ये चीज़ समाज में अच्छी नहीं है, ये चीज़ समाज में अच्छी लग नहीं रही है, या समाज के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी के चक्कर में भले ही समाज गलत हो, लेकिन और अगर हम सही लग भी रहे हो, लेकिन मेजॉरिटी के प्रेशर की वजह से जो माइनॉरिटी यानी कि एक इंडिविजुअल का जो ओपिनियन होता है वो भी कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाता है, खाक में मिल जाता है। तो ये जो चीज़ है ना कि समाज आपको हमेशा वैलिडेशन देगा, तो अब समाज के वैलिडेशन के ऊपर कभी भी आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है उसको मत खोना। बिकॉज जो चीज़ें आपको पता है कि आप एक एथिकल एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आपके अंदर मोरालिटी है, तो सिर्फ समाज की बातों की वजह से या समाज के बहिष्कार के डर की वजह से यू शुड नॉट सेक्रीफाइस योर एक्शंस, स्पेशली दोज एक्शंस जो कि आपको लगते हैं कि इसमें पूरी की पूरी मोरालिटी है, एथिक्स है, और इस चीज में अगर आपके मन से आवाज आती है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो समाज के प्रेशर के चलते कभी भी किसी इंडिविजुअल को दबना नहीं चाहिए। समाज तो, इसका एक रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं कि समाज बहुत बार गलत कैसे होता है। समाज कभी भी नहीं चाहता था, इतिहास के पन्ने पलटकर अगर आप देख लो, उसका पुख्ता सबूत अगर आप ढूंढने की कोशिश कर लो, समाज ने तो कभी भी नहीं चाहा है कि सती प्रथा जो एक बार परंपरा शुरू हुई थी वो कभी रुकती भी। लेकिन सामाजिक बहिष्कार सहा, सुना, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनकी आवाज को दबाया गया, उनको जान से मारा गया। राजा राम मोहन रॉय जैसे व्यक्तियों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे व्यक्तियों ने, जिनको सोशल रिफॉर्मर्स बोला जाता है, कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो कुर्बान कर दिया,
अगर ऐसी महान आत्माएं हमारे भारत देश में इतिहास में नहीं होती, आधुनिक भारत के इतिहास में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप इनके बारे में पढ़ते हो, तो फिर ये सती प्रथा से होते हुए 99.99%, 99.99%, 99.99% औरतों को गुजरना पड़ता, क्योंकि जहां पति टपक जाता तो उसकी जलती हुई चिता के ऊपर औरत को बैठना ही पड़ता। यह समाज कभी भी नहीं चाहता था कि विधवाओं की दोबारा शादी हो, भले ही वो ऐसी लड़कियां हो, ऐसी बच्चियां हो जिनकी जब वो बाल विवाह होता था उनको पता भी ना हो कि उनके साथ हो क्या रहा है या शादी जैसी चीज है क्या। कच्ची आयु, कम आयु के अंदर जहां पर उनके हाथों में गुड्डे गुड़ियां होने चाहिए, वहां पर उनकी शादी करवा दी जाती थी। और बड़े होकर अगर उनको ये पता लगता है कि विधवा जैसी क्या चीज़ होती है या फिर उनको दूसरी बार शादी करने का मन करता है, तो इस समाज कभी भी नहीं चाहता था कि विडोज़ की रीमैरिज हो। वो तो थैंक्स टू वेरियस सोशल रिफॉर्मर्स लाइक स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई। ये समाज कभी भी नहीं चाहता था कि दलितों को उनका राइट मिले, शूद्र जो हैं उनको न्याय मिले। ये समाज हमेशा से लोएस्ट रंग के जो वर्णा कैटेगरी के जो लोग हैं उनको लताड़ता रहा है, उनका शोषण करता रहा है, उनकी आवाज़ को दबाता रहा है, और अधिकार और न्याय मिलने की बात तो छोड़ ही दो। तो ये 3 प्रोमिनेंट एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे दिए, सती प्रथा, विडो रीमैरिज और अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स एंड शूद्र, कि समाज का प्रेशर हमेशा, यहां पर मेजॉरिटी लोगों का यही ओपिनियन था कि जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनको सामाजिक व्यवस्था के साथ, जो समाज के अंदर जो ढांचा बन रखा है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू एलिमेंट थे, वो जैसी परंपरा चली आ रही थी उसको वैसे ही बरकरार रखना चाह रहे थे। लेकिन समाज हमेशा सही नहीं होता, इसलिए आप समाज में जो वैलिडेशन का इंतजार करो कि समाज ने आपकी वाहवाहियां कर दी तो आप वही काम करते चलो, या समाज में आपको डर लगता है कि आपका बहिष्कार होगा तो आप अपने आप को चेंज कर दो, अपने वैल्यूज को, अपनी मोरालिटी को खो दो, आपके अंदर जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है आप उसका गला दबा दो। ये चीज सही नहीं होती है। अब परिवार एक इनफॉर्मल एजेंसी है सोशल कंट्रोल की। फॉर्मल मतलब आपको घर परिवार में प्रॉपर क्लासरूम का माहौल देकर ब्लैक बोर्ड और मार्कर का इस्तेमाल कर कर सिखाया नहीं जाता है कि बेटा ये देखो आज का लेक्चर तुम्हारा ये है कि जब तुम्हें कपड़े पहनने हैं तो वो कपड़े ऐसे पहनने हैं, जब तुम्हें कहीं बैठना है तो ऐसे बैठना है, आज शाम को फंक्शन है तो किसी के सामने इतने ही दांत फाड़ने हैं, उतने नहीं फाड़ने हैं। उसकी रिवीजन नहीं करवाई जाती है हमें बिठाकर। तो इसलिए कोई फॉर्मल एजेंसी नहीं है, कोई ऑफिस या कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं है ये परिवार, इनफॉर्मल एजेंसी है। लेकिन इनफॉर्मल एजेंसी कैसे है? हमें बिठाकर तो कोई ज्ञान नहीं देता एक जगह पर ब्लैक बोर्ड और मार्कर लेकर, लेकिन हमें लताड़ा बहुत बार जाता है, हमें डांटा बहुत बार जाता है, हमें सुनाया बहुत बार जाता है, तब तक जब तक माता पिता की वो बातें या घर परिवार के लोगों की बातें हमारे बिहेवियर से रिलेटेड, हमारे वैल्यूज से रिलेटेड और हमारे डिसिप्लिन से रिलेटेड, या फिर हम अपने आप को सोसाइटी में मेंटेन कैसे करते हैं उससे रिलेटेड, जब तक हमारे जहन में बसा नहीं दी जाती है तो फैमिली जो है सोशल कंट्रोल लाने के लिए एक इनफॉर्मल एजेंसी माना जाता है, जहां पर परिवार जो दूसरे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम करता है हमारे परिवार। जो वैल्यूज होती हैं हमारे घर परिवार से जुड़ी हुई, जो सामाजिक वैल्यूज होती हैं, जहां पर आप चमको कैसे समाज के अंदर, आपकी पहचान कैसे बने, कैसे लोग आपको जाने कि आप उस परिवार का हिस्सा हो, कैसे आपके माता पिता गर्व से समाज के अंदर लोगों का सामना कर सकें, उनको फेस कर सकें। तो इसके लिए हमारा परिवार हमारी वैल्यूज को एनफोर्स करता है और रीइंफोर्स करता है। और कैसे सोसाइटी के अंदर हमें अपने आप को मेंटेन करना होता है, अपने बिहेवियर को मेंटेन करना होता है, अपनी वैल्यूज को मेंटेन करना होता है, ये सब चीजें भी
हमारे परिवार के द्वारा हमें सिखाई जाती हैं, लेकिन बस वो एक फॉर्मल एजेंसी नहीं है, वो एक इनफॉर्मल एजेंसी है। डांट कर, मार कर, समझा कर, प्यार कर कर हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान जीवन भर दिया जाता है हमारे माता पिता के द्वारा, घर के बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा और फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स के द्वारा। अब यहां पर हमने फैमिली तो समझ लिया कि फैमिली क्या है ना। फैमिली के कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पूछनी हो या आपके कुछ मन में हो या ये चीज़ समझ में ना आई हो, बता दो मुझे, फिर वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। इत्मीनान से बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी डाउट हो आपका। तो दोस्तों, अगर हम प्रॉपर तरीके से भारत के समाज के संदर्भ के अंदर अगर बात करें, तो भारत के अंदर जो हमारा घर परिवार होता है, ज़्यादातर उसका स्ट्रक्चर जो होता है, आप जानते हो, वो पेट्रियार्कल होता है। पेट्रियार्कल का मतलब ये है, परिवार की जो जड़ होती है, परिवार के अंदर जो वर्चस्व होता है वो एक मेल अथॉरिटी का होता है, और जो डिसेंट होती है, जो जड़ होती है परिवार की, ज़्यादातर घर परिवारों की भारत के समाज के अंदर, वो पेट्रीलिनियल होती है। पेट्रीलिनियल का मतलब क्या, ये सारी टर्म्स हम पहले भी जान चुके हैं और अटमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, जब से ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है, वाला डॉक्यूमेंट हमारा स्टार्ट हुआ है, मैंने आपको बता रखा है। पेट्रीआर्कल मतलब मर्दों की ज़्यादा चलना, मेट्रीआर्कल मतलब औरतों की ज़्यादा चलना, पेट्रीलिनियल मतलब प्रॉपर्टी जो पास डाउन होगी वो फादर टू सन होगी, और मेट्रीलिनियल मतलब प्रॉपर्टी जो पास डाउन होगी वो मदर टू डॉटर होगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, कीवर्ड देखो, इंडियन फैमिली का स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है। अब ये चीज़ कोई यूनिवर्सल नहीं है कि भारत के हर परिवार में ऐसी चीज़ें होती है। मैंने आपको कुछ ट्राइबल एग्जांपल भी दिए थे, कुछ ट्राइब्स के नाम के एग्जांपल दिए थे कि उनके यहाँ कैसे मैट्रियार्कल और मैट्रीलिनियल जो परंपरा होती है वो फॉलो होती है। सारी मतलब औरतों की चलती है, तो वो मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती हैं, और मैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ भी कुछ कुछ होती हैं। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स में ये वाली चीज़ पाई जाती है जहाँ पर प्रॉपर्टी मदर से डॉटर की साइड पर ट्रांसमिट होती है। तो भारत का जो फैमिली स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर तो देखो पेट्रियार्कल है, और जो डिसेंट है, जो परिवार की जो जड़ है, जो लीनेज है, वो पेट्रीलिनियल है। यानी कि प्रॉपर्टी जो होती है फैमिली की, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू मेल ऑफ स्प्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, फादर से होते हुए सन की तरफ जाती है प्रॉपर्टी। अब ऐसा नहीं कि औरतों को बिल्कुल हिस्सा नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन घर परिवार आगे बढ़ाने के लिए एक बेटे को, एक लड़के को ही एक स्ट्रॉन्ग पिलर कंसिडर करा जाता है। और भारत के घर परिवारों में यह भी देखा जाता है, जो रेसिडेंस है वो पेट्री लोकल होता है। अब यहां पर देखो, तीनों वर्ड एक साथ कवर हो गए हैं, तीनों टर्म्स एक साथ कवर हो गई है, और मैंने आपको वैसे 6 टर्म बता दिए, पेट्रियार्कल, मेट्रियार्कल, पेट्रीलिनियल, मेट्रीलिनियल। पेट्री लोकल का मतलब ये होता है, शादी जब होगी तो लड़की लड़के के घर आएगी और सारे रीति रिवाज परंपरा लड़के के घर के फॉलो करेगी कुछ। लेकिन मैंने आपको ट्राइबल्स के एग्जांपल, कुछ घर परिवारों के एग्जांपल भारत के अंदर ऐसे भी बताए थे जहां पर परिवार का स्ट्रक्चर, जो रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर होता है, वो मैट्री लोकल भी हो सकता है। यानी कि शादी के बाद लड़का जो है वो पूरी जिंदगी घर जमाई बनकर लड़की के यहाँ रह रहा है, और आने वाले जो बच्चे होंगे वो अपना सरनेम, पूरा जो ट्रेडिशंस होंगे, जो परंपराएं, रीति रिवाज, सब कुछ जो होंगे, जो कल्चर वगैरह होगा, त्योहारों को कैसे सेलिब्रेट करना है, सब कुछ वो मदर की साइड की फॉलो करेंगे, और सरनेम भी मदर की साइड का कभी कभार बोरो करा जाता है। ठीक है, वो होती हैं सोसाइटीज मैट्री लोकल। लेकिन भारत की जो फैमिलीज हैं ज़्यादातर, वो उनके अंदर आपको स्ट्रक्चर पेट्रियार्कल देखने को मिलता है। जो डिसेंट है वो पेट्रीलिनियल है, और जो रेसिडेंस है वो पेट्री लोकल है। कहने का मतलब ये है कि जो रेसिडेंस होता है, ठीक है, एक औरत का शादी के बाद, ठीक है, वो अपने घर परिवार में नहीं रहेगी, फिर चाहे वो गांव में रह रही हो, उसके घर परिवार की कोई बात, मतलब उसके घर परिवार की कोई, अगर हम लोकेशन की बात करें, और उसकी जो फैमिली है, वो गांव, वो एड्रेस और उसका वो परिवार हस्बैंड का परिवार होता है शादी के बाद, आफ्टर मैरिज लिखा हुआ है यहाँ पर, आफ्टर मैरिज। और अथॉरिटी जो होती है भारत की सोसाइटी के अंदर, बहुत सारे भारत के सोसाइटी में घर परिवारों के अंदर अथॉरिटी जो है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सीनियर मेल्स, जो घर के
बड़े बुजुर्ग जो मर्द होंगे उनके हाथों में सारी की सारी कमान होती है परिवार की। जो पेट्रीलिनियल हिंदूज हैं, जहाँ पर जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम फादर टू सन, तो ये जो पेट्रीलिनियल हिंदूज हैं, यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो डॉटर्स को भी दी जाती है एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, और उसको बोला जाता है स्त्री धन। अब देखो ये वैसे मतलब ये वैसे एक दहेज का रूप भी हो सकता है। स्त्री धन जो है वो डाउरी का एक रूप हो सकता है, लेकिन स्त्री धन ना एज सच डाउरी नहीं होता। मैं आपको स्त्री धन का पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं अच्छी तरीके से। आप में से कोई जानता है इस कॉन्सेप्ट को कि स्त्री धन क्या होता है? आकांक्षा, कशिश, रिया, पता है ये कॉन्सेप्ट क्या होता है स्त्री धन? मैं समझाता हूं आपको। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। स्त्री धन तो मैंने इसलिए तो आपको बताया ना कशिश के, ये देखने से एक बार को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये दहेज है ना? लेकिन स्त्रीधन वो चीज़ होती है जो लड़की के घर वाले या लड़की की, यस, कन्यादान आप इसको बोल सकते हो। लड़की के घर वाले, लड़की के माता पिता, उसके भाई, उसके मायके वाले हंसी खुशी उसको शादी में जो भी कुछ दान देते हैं। अब वो दान क्योंकि कन्या को दिया जा रहा है इसलिए हम उसको कन्यादान भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्त्रीधन, ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं दिस इज रिलेटेड टू हिंदू लॉ? बताओ कि क्या हम उसको इस्लामिक मैरिजेस, क्रिश्चियनिटी मैरिजेस, इन सब में भी यूज करेंगे क्या इस टर्म को? नहीं, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद हिंदू लॉ। और स्त्रीधन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है विच डिनोट्स अ वुमेन्स एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। ये सिर्फ उसी की मानी जाती है और किसी की नहीं होगी। अच्छा, शादी के टाइम पर लड़की के घर वालों ने जो भी चीजें उसे हंसी खुशी ये दी हैं स्त्रीधन के तौर पर, कन्यादान के तौर पर, क्या इसमें उसके पति की कोई हिस्सेदारी हो सकती है या होगी? बताओ। नहीं होगी। वो अपनी इच्छा से वॉलंटरी तरीके से शेयर करना चाहे तो वो शेयर कर सकती है, लेकिन इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, ये वुमेन की ही एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। ठीक है? हाँ कशिश, कुछ कह रहे हो हैंड रेस करके? हाँ, उसी का यूज करती है। मैं आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिकोड करके बताता हूं। तो बेसिकली आप इसको ऐसा कह सकते हो कि ये जो स्त्रीधन है इट इज अ वुमेन्स प्रॉपर्टी। ये औरतों की ही प्रॉपर्टी है जिसमें एक औरत का ही इसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है, कंप्लीट कंट्रोल होता है प्लस कंप्लीट ओनरशिप होती है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि शादी के बाद उसको, जैसे आप सुनते होंगे कि यार शादी के बाद लड़की के जैसे जेवर हैं, उसके जो ज्वेलरीज हैं जो उसको शादी के टाइम पर उसके माता पिता ने दिए थे या कुछ सामान दिया था, उसको सासू माँ ने हड़प कर रख लिया, ठीक है, या फिर उसको बेच दिया, तो इसको औरत क्या क्लेम कर सकती है कोर्ट ऑफ लॉ वगैरह के अंदर कि नहीं, ये सारे एस्पेक्ट में अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर। तो यहां पर स्त्रीधन के अंदर
इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो इट इंक्लूड्स वेरियस थिंग्स लाइक, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो ज्वेलरी, मनी, लैंड, या जो दूसरे वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं। ये स्त्री धन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत भी इसकी मान्यता होती है। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, जो कि मैरिज वगैरह को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया गया था 1956 में, उसके अंदर इसकी मान्यता है। इस एक्ट के अंतर्गत यह बोला जाता है, एक औरत को स्त्री धन या फिर कन्यादान के अंतर्गत जो भी सामान मिल रखा है, ज्वेलरी हो, पैसा हो, लैंड हो, दूसरे वैल्यूएबल आइटम्स हो, एक औरत का उसके ऊपर कंप्लीट एक तो अधिकार है, ओनरशिप है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये सेम चीज हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंतर्गत भी बोली जाती है। और औरतों का इसके ऊपर कंप्लीट राइट होता है कि वो इसको यूज कर सके, बेच सके, या वो किसी और को इसको गिफ्ट के तौर पर देना चाहती हैं तो वो दे सकती है। इसमें फिर ससुराल वाले, इवन उसका पति भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? तो इससे औरतों को फायदा क्या मिलता है? इससे एक प्रकार से जितना अच्छा स्त्रीधन, जितना अच्छा कन्यादान उनको मिलेगा, जो सिर्फ उन्हीं का होगा, ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक रूप देखा जाता है। दिस इज कंसिडर्ड एज द फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर वुमेन। अब अगर हम बात करें इसके प्रोटेक्शन के स्टेटस के बारे में, जैसे मान लो कि कोई लड़की शादी होकर आई, उसको जो सामान, जो पैसा, जो ज्वेलरी उसके माता पिता ने दी थी, और मान लो वो ससुराल वालों ने हड़प कर रख ली। अब वो बेचारी सीधी सादी सी कुछ बोल पा नहीं रही है, और वो उसको यूज करना चाहती है, उसको बेचना चाहती है। उसकी मर्जी, वो उसके साथ कुछ भी करे, चाहे कल को वो उसको यूज करे, पहने, किसी को गिफ्ट दे दे, रोड पे खड़े होकर उसको उड़ा दे, जला दे, भून दे, उसको राख बना दे, है तो वो उसका सामान ही। लेकिन ससुराल वालों को ये रास कहाँ है का? वो तो हड़पना चाहते हैं ना। वो जो उनको मोटे मोटे सोने के कंगन दिख रहे हैं, जो उसकी ज्वेलरीज दिख रही हैं, ससुराल वाले हो सकता है कि उसको एक तरीके से बेच दे अपने फायदे के लिए, या फिर उसको गिरवी रख दे कहीं। अब औरतों को तो बहुत बुरा लगता है कि यार मेरे पापा मम्मी ने इतनी सारी सेविंग कर कर, या फिर किसी ने भी, मेरी मासी ने, मेरे फूफा जी ने, मेरे ताऊ जी ने, ये सब इतनी मेहनत से मेरे को दिया था, अब मैं करूं तो क्या करूं। तो इसके लिए कुछ साल पहले, इसको समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट की एक रूलिंग आई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रूलिंग, एक जजमेंट पास करी थी, जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बोला था कि स्त्रीधन जो है, स्त्रीधन is not the income, is not the income to defeat, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट के। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, अभी मैं समझा दूंगा इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है उसको हिंदी में बता दूंगा मैं अभी आपको। इट इज नॉट द इनकम टू डिफीट
मेंटेनेंस क्लेम्स, ठीक है, इट इज नॉट द इनकम टू डिफीट द मेंटेनेंस क्लेम्स। यानी कि एक औरत, जैसे मैंने मान लो कि कल को उसको तलाक लेना है अपने हस्बैंड से, उसको अलग होना है, अब ससुराल वाले ये सब चीजें वापस करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तो कहीं से भी वो करें वापस, लेकिन अगर इस चीज का प्रूफ है लड़की के पास, उसके घर वालों के पास, कि हमने इतना इतना इसको शादी के टाइम पर कन्यादान के रूप में, स्त्रीधन के रूप में ये सारा सामान दिया था, इतना पैसा दिया था, इतनी जमीन दी थी, और उसको उसके ससुराल वाले हड़प कर बैठे हुए, हमारी लड़की को भी भगा दिया और सामान भी हत्या लिया, तो वो उनको वापस करना पड़ेगा, चाहे अपनी किडनी बेचकर करे वो। और यहां पर अगर औरत तलाक के बाद ये क्लेम करती है कि मुझे कुछ मेंटेनेंस राइट्स चाहिए, मैं अभी कमा नहीं रही हूं, मेरे पति ने ऐसे ही मुझे छोड़ दिया है, मुझे अब उससे पैसे चाहिए, आजकल जो एक नई टर्म चल पड़ी है एलिमनी, तो कोर्ट का साफ तरीके से बोलना है कि स्त्रीधन के रूप में, कन्यादान के रूप में जो भी एक लड़की को सामान मिला था, पैसा मिला था, कोई भी ऐसे दूसरे वैल्यूएबल आइटम्स मिले थे, वो उसकी अलग चीज है। लेकिन इसको ससुराल वाले ये नहीं कह सकते कि हमने इसको पूरा कन्यादान का सामान, जो इसका स्त्रीधन का जो सामान था वो वापस कर दिया, जो अभी तक हमारे पास लॉकर वगैरह में पड़ा हुआ था, इसको घर से जाना था, ये वापस चली गई, हमने इसको पूरा सामान दे दिया। अब ये मेंटेनेंस क्लेम के राइट्स क्यों मांग रही है, ये मेंटेनेंस का क्लेम क्यों कर रही है हमारे बेटे के ऊपर के हमारा बेटा हर महीने इसको कुछ अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा देगा। कोर्ट ने बोला कि अगर उसका मेंटेनेंस क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तो भले ही वो 100 करोड़ का सामान लेकर आई थी और 100 करोड़ अगर आपने उसको वापस कर दिए हैं, लेकिन वो मेंटेनेंस क्लेम फिर भी कर सकती है। और अगर उसकी स्थिति को देखते हुए कि वो अभी कमा नहीं रही है और उसके साथ छोटा बच्चा है उसका या छोटी बच्ची है और उसको अपना जीवन का गुजारा करने के लिए पैसों की आवश्यकता है जब तक उसकी जॉब नहीं लगती है, तो आप उसके स्त्रीधन के वैल्यूएशन के बेसिस पर आप कोर्ट में ये नहीं बोल सकते, ससुराल वाले ये नहीं बोल सकते कि आप उसको, ये तो देखो सर जज साहब, आप ये तो देखो कि कितने ज़्यादा भारी भरकम ये सामान लेकर आई थी, कितने वर्थ का ये सामान है, हमने तो पूरा पूरा लौटा दिया है, अब किस बात की मेंटेनेंस। स्त्रीधन को, कन्यादान में मिला हुआ जो भी सामान है, दिल्ली हाईकोर्ट ये बोलता है वो एक अलग चीज़ है, वो चाहे 100 करोड़ की भी हो, कितने का भी वो सामान हो, वो अगर सारा उसको वापस मिल गया, फिर भी एक औरत अगर कमा नहीं रही है तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है डाइवोर्स के बाद अपने हस्बैंड से, जब तक वो कमा नहीं रही है। उसके पास पालने के लिए अगर उसके छोटे छोटे बच्चे और अगर उसके पास अभी करेंटली जॉब नहीं है, उसके स्त्रीधन के समान, कन्यादान के समान के बेसिस पर उसको ऐसा जज नहीं करा जाएगा कि उसको सामान तो वापस मिल गया है, ये तो बहुत अमीर घराने से है, इसको इस चीज़ की क्या नीड है। कोर्ट का ये बोलना है कि भाई अगर वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है और आपने उसका स्त्रीधन का सामान, कन्यादान का सामान पूरा वापस कर दिया, तो आपने कोई एहसान नहीं करा उसके ऊपर, वो उसी का था, आप उसको हड़प कर बैठे हुए थे। दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है लड़के से और लड़के के परिवार वालों से, लड़की के ससुराल वालों से। तो एक लड़की के पास ये भी अधिकार होता है, देखो जब तक लड़की प्यार से रह रही है तब तक चलो ठीक है, लेकिन कोई भी एक लड़की ये भी क्लेम कर सकती है कोर्ट के अंदर जाकर, या अपने इस अधिकार के लिए भी लड़ सकती है, और ससुराल वाले उससे कुछ भी किंतु परंतु नहीं कर सकते हैं कि लड़की के पास अगर इस चीज का, कि स्त्रीधन के अंतर्गत, कन्यादान के अंतर्गत कितना सामान उसको मिला था, इसका अगर उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो इन सारी चीजों को अपने खुद के लॉकर में, अपने खुद के लॉकर में, अब चाहे वो बैंक का लॉकर हो, चाहे घर की तिजोरी हो, जैसे मतलब मान लो कि एक लड़की शादी होकर आई, वो बड़ी सीधी सादी नेचर की है, ससुराल वाले बड़े तेज हैं, 1-2 दिन के बाद ही उससे जो उसको शादी में जो गिफ्ट्स मिले थे, जो महंगी महंगी सोने की चेन अंगूठियां वगैरह मिली थी, जो कि हो सकता है कि लड़के के घर वालों ने भी दे रखी हो एज अ गिफ्ट, लड़की की गोदी में वो डाली हो जब वो बहू बनकर स्टेज पे बैठी हो, लेकिन उसके ऊपर पूरा पूरा अधिकार जो है
वो लड़की का ही है, क्योंकि लड़के की सूरत देखकर थोड़ी ना यार कोई उसकी झोली में कुछ डालेगा। ये परंपरा तो लड़कियों के साथ होती है ना। कन्यादान की परंपरा तो कन्यादान कन्या के लिए ही है ना, लड़के के लिए थोड़ी ना है। तो वो अगर चाहे तो उसको बैंक के लॉकर में रखवा सकती है, या उसकी कमरे के अंदर जो अलमारी है, जो अलमीरा है, वो उसमें रख सकती है। और सास का चाहे मुंह बने या कुछ भी बने, वो फिर भी क्लेम कर सकती है इस चीज को, और उसके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। ये दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग है ये। ठीक है। तो विद द पासिंग ऑफ, इस एक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था, विद द पासिंग ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है इनहेरिटेंस का, वो अब स्टैब्लिश हो चुका है। मतलब प्रॉपर्टी जो है, अब आपको पता है कि अगर बच्चे हैं एक माँ बाप के, जिसमें एक लड़का है एक लड़की है, दो लड़के हैं एक लड़की है, दो लड़कियां हैं एक लड़का है, तो वो लड़के को नहीं मिलेगी पूरी पूरी। लड़कियां भी अपने माता पिता की प्रॉपर्टी जो है उसमें अपना हिस्सा मांग सकती है। और स्त्री धन के साथ क्या होता है, ये मैंने आपको दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग से भी मैंने आपको ये रिसेंट चीज़ें बता दी हैं। तो अब आप एकदम इस चीज़ को लेकर अप टू डेट हो चुके हो। ठीक है, समझ में आई सारी बातें? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।